नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले साल दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जिनमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त की, प्रचंड बहुमत प्राप्त की। एक राज्य तेलंगाना, जो कि दक्षिण भारत का राज्य है, वहां पर बीआरएस सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस को बहुमत मिला। प्रचंड जीत के बाद जो है वो एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया विपक्ष के द्वारा कि उत्तर भारत में, चूंकि उत्तर भारत में हिंदी भाषी लोग रहते हैं और वो दक्षिण भारत की अपेक्षा में कम पढ़े लिखे, कम समझदार होते हैं, इसलिए भाजपा को वोट दे रहे हैं। दक्षिण भारत में भाजपा की कोई पूछ नहीं है। दक्षिण भारत का अभेद्य किला है जिसे भाजपा भेद नहीं सकती है। लेकिन आपको हम बता दें कि बीजेपी के द्वारा दक्षिण भारत विजय के लिए 2017 में ही साउथ मिशन अमित शाह, जो तत्कालिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में शुरू हो चुका है और दक्षिण भारत की 5 राज्यों में बीजेपी अपना परचम लहराना चाहती है और इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं और लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम में इसके असर दिखाई देने की पूरी संभावना है। आपको बता दें, दक्षिण भारत में 5 राज्य आते हैं: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार पहले रही है, हालांकि अभी नहीं है, लेकिन तब भी बीजेपी की स्थिति जो है वहाँ काफ़ी मजबूत है, मुख्य विपक्षी दल है। तो वही बात करें हम केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना में, जहाँ पर साउथ मिशन के तहत बहुत सारे कार्य किए गए हैं और संगठन को मजबूत किया गया है ताकि दक्षिण भारत में बीजेपी का प्रसार हो सके और वहां पर बीजेपी अधिक से अधिक सीटें जीत सके और भविष्य में वहां के विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त करे और अपनी सरकार बनाए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केरल से। आपको बता दें कि केरल में जो है वो 26% मुस्लिम आबादी है और 18% क्रिश्चियन आबादी है। बीजेपी का सीधी जोर ये है कि वहाँ की हिंदू और क्रिश्चियन आबादी को एक किया जाए और अपने पक्ष में जनमत तैयार किया जाए। आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी के द्वारा जो है वो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और इसके तहत 2015 में रिचर्ड हे बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया और ये 16वीं लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन के को नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उनमें से एक मेंबर यही हैं रिचर्ड हे, जो कि केरला के रहने वाले हैं। वही बता दें, 2016 में मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया और बाद में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। वही 2017 में ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन हुए केजे अल्फोंस जो हैं वो बीजेपी नेता बने और इसके साथ साथ केंद्र में मंत्री भी बने। वही मई 2017 में जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं केरल के जॉर्ज कुरियन, उन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का। तो बता दें आपको हम कि इसके अलावा जो है अप्रैल 2023 में अनिल के एंटोनी, जो कि बेटे हैं वेटरन कांग्रेस लीडर एके एंटोनी के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। और आपको बता दें एके एंटोनी देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा बता दें आपको हम फरवरी 2024 में केरला के पीसी जॉर्ज, उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ मर्ज किया और लोकसभा चुनाव में वो साथ लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि केरल में बीजेपी जो है, वहाँ पर बीजेपी के न जाने कितने कार्यकर्ता वहाँ चुनावी हिंसा के शिकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है। और बीजेपी का लगातार 2015 से प्रयास है कि केरल में बीजेपी का झंडा बुलंद किया जाए और वहाँ पर अपनी सरकार बनाई जाए, लोकसभा में अपने उम्मीदवारों को जिताया जाए। वही आगे बात करें हम तमिलनाडु जो है दक्षिण भारत का काफ़ी अहम राज्य है। डीएमके का वहाँ पर शासन है, लेकिन बीजेपी वहाँ पर तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के किले को तोड़ने में पूरा प्रयास कर रही है। और आपको बता दें कि जो अमित शाह की स्ट्रेटजी है एंटी डीएमके और एआईएडीएमके के वोटर के खिलाफ, वो पूरी तरह से अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि अन्नामलाई के नेतृत्व में वहाँ पर बीजेपी ने एक अपना नया जनाधार बनाया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अन्नामलाई काफ़ी फेमस हुए हैं और उनकी जनसभाओं में लाखों लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं और
दावा ये किया जा रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी वहां पर दहाई का आंकड़ा पार कर सकती है। इसके लिए प्रयास भी किए गए हैं। प्रयास ये किया गया है कि मार्च 2024 में पीएम के जो पार्टी है वहां की, जहां जिसके लीडर हैं एस रामदास, उन्होंने एनडीए अलायंस को ज्वाइन किया और बीजेपी ने उन्हें 10 सीट लोकसभा चुनाव में दिए हैं लड़ने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि एएमएम के जो कि टीटीभी दिनाकरन के द्वारा लीड किया जाता है इस पार्टी को, 2 लोकसभा की सीटें जो हैं वो तमिलनाडु लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हें दिए गए हैं। इसके अलावा बता दें फरवरी 2024 में एआईएडीएमके लीडर ओ पनीरसेल्वम जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध तोड़ लिया लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था किया है। और जिस तरह से अन्नामलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में जनाधार बढ़ा है, लोकप्रियता बढ़ी है, उसका वोट में तब्दील होने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले राज्य आंध्र प्रदेश, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर मार्च 2024 में अमित शाह का जो ग्रैंड विजन था, उन्होंने डिसाइड किया कि एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के साथ और इसके अलावा पवन कल्याण जो कि जनसेना पार्टी चलाते हैं उनके साथ कोलिजन किया जाए। और बीजेपी ने यह भी डिसाइड किया है, चूँकि वहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं साथ में, तो बीजेपी ने यह डिसाइड किया है कि 6 लोकसभा की सीट और 10 विधानसभा की सीट पर वो खुद लड़ेगी। 17 लोकसभा की और 144 विधानसभा की सीट वो टीडीपी को देगी, ताकि वहाँ पर एक मजबूती के साथ चुनाव में लड़ सके और अपनी सरकार बना सके। तो आपको बता दें ये जो है कदम, वो बीजेपी को पूरी संभावना है कि आंध्र प्रदेश के दोनों चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में काफ़ी सहायता प्राप्त करेगी, बूस्ट करेगी और उनका वोट परसेंटेज और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। वही अगर हम बात करें एक अहम राज्य दक्षिण भारत के तेलंगाना, जहां पिछले साल आपको याद होगा दिसंबर में चुनाव हुआ और बीआरएस सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस ने वहां पर सत्ता संभाली है। आपको बता दें कि बीआरएस के साथ बहुत सारे सेटबैक रहे, उनकी खामियां रहीं, जिसके कारण जनता ने उन्हें नकार दिया। और आपको बता दें कि 2018 के असेंबली चुनाव में बीजेपी ने वहां पर 7% वोट जो है वो उनको मिला था। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और 4 सीटें जीती थी। वही दिसंबर 2023 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 14% वोट प्राप्त किए और 8 विधानसभा की सीटें जीती है। आपको बता दें कि बीजेपी का साफ वहाँ पर प्रयास है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के कार्यों को, जो कल्याण योजनाएं हैं उन्हें प्रमोट किया जाए और वहाँ पर अपने जनाधार को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी जो है, उसकी कमियां जो हैं उसको उजागर किया जाए और उनकी कमियां बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि उनके वोटर जो हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जो बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी की कविता जो है वो दिल्ली के लीकर मामले में फंसी हुई हैं, दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं। और इसके अलावा बता दें कि रिसेंटली फ़ोन टैपिंग केस जो है वो वीकनेस है बीआरएस का। और आपको बता दें कि मार्च 2024 में सीनियर जो बीआरएस लीडर्स जो हैं, जैसे कि एमपी हैं गोडेम नरेश जो कि आदिलाबाद से हैं, सीताराम नायक जो कि वारंगल से हैं, फॉर्मल एमएलए जलागाम वेंकट राव जो कि खम्माम से विधायक हैं, और सनापुडी साइड रेड्डी जो हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। तो आपको बता दें कि बीआरएस से जो भी लोग छोड़ रहे हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बीआरएस बहुत सारे करप्शन मामले में और खामियां बहुत सारा रही। तो वहाँ तेलंगाना में साफ स्ट्रेटजी है कि बीआरएस के सहयोग से, उनके नेताओं के सहयोग से वहाँ पर एक अपना राजनीतिक जमीन तैयार करना है और कांग्रेस को फाइट देना, और इसका परिणाम आप लोकसभा चुनाव 2024 में देख सकते हैं। इसके अलावा अहम राज्य कर्नाटक की बात करते हैं तो अमित शाह ने डिसाइड किया है कि जेडीएस यानी कि जनता दल सेकुलर
जो कि एच डी देवगौड़ा की पार्टी है उनसे अलायंस किया जाए लोकसभा चुनाव से पहले। और आपको बता दें कि जेडीएस का जो है ओल्ड मैसूर रीजन जो है वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इसके साथ साथ बता दें कि नॉर्थ कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर बहुत सारे सीट जो हैं उन्होंने भूतकाल में जीते हैं, पहले जीते हैं। तो ऐसे में जो क्षेत्र कर्नाटक में बीजेपी के कमज़ोर रहे, जिसका नुकसान उन्हें पिछले साल हुए असेंबली चुनाव में झेलना पड़ा, उसको मजबूत करने के लिए जो है वो जेडीएस से समझौता किया गया है। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि जो वोकालिंगा जो वहाँ के वोटिंग ग्रुप हैं उनको अपने फेवर में किया जाए और कर्नाटक से ज़्यादा सीटें जीत कर लाया जाए। तो एक नैरेटिव जो पेश किया गया विपक्ष के द्वारा कि नॉर्थ इंडिया के लोग दक्षिण इंडिया के मुकाबले कम इंटेलेक्चुअल हैं, दक्षिण इंडिया ज़्यादा समझदार है, वो मोदी के तानाशाही, मोदी के जो सांप्रदायिक जो उनकी कार्यप्रणाली है उसको अच्छे से समझता है और यही कारण है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करता है। लेकिन बीजेपी जो है पहले से वहाँ पर ज़्यादा वहाँ मजबूत उनका अपना आधार नहीं था, लेकिन 2015 के बाद से और ख़ासकर मिशन साउथ जब अमित शाह ने संभाला उसके बाद से दक्षिण के राज्यों में काफ़ी जनसंपर्क, डेवलपमेंट प्रोग्राम, कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहाँ के नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में बीजेपी की उपस्थिति मजबूती से दर्ज हुई है और संभावना है कि 2024 के चुनाव में दक्षिण का अभेद्य किला बीजेपी तोड़ के रहेगी और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके अनुमानों के विपरीत ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।